सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज 7 सितंबर यौम फ़िज़ाया है और 1965 की जंग के पूरे मरहले में पाक आर्मी के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया ने भी एक अहम किरदार अदा किया। वो चाहे MM आलम हो, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह हो, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अब्बास मिर्ज़ा हो, पाकिस्तान फ़िज़ाइया के हर ऑफिसर ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी में हिस्सा लिया और ये सिलसिला आज तक जारी है। यानी चंद माह पहले भी मार्का हक के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय राफ़ेल तैयारे तबाह करके पाकिस्तान की जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया था। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आप ज्वाइन करें। आप ख़ुद भी एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं। आपके लिए कितना सिग्निफिकेंस होती है इस दिन की और ये आपके लिए कितना अहम है दिन? बहुत शुक्रिया बतूल मुझे इनवाइट करने का। और ये दिन डेफिनेटली हमारे लिए इसलिए प्राइड है कि हमने इन हीरोज से पर्सनली ये बहुत सारी स्टोरीज खुद सुनी है। हमें उन्होंने अपनी लेगेसी पास ऑन की, हमने भी कोशिश की कि आने वाली नस्लों को पास करें। तो ये ऑन गोइंग है। ये जितने हीरोज के लिए अपने नाम लिए हैं, इनमें ज़्यादातर हमने या एयरफोर्स में देखा है या हमसे बातें की या रिटायरमेंट के बाद भी मिले। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ जिन कुछ वॉरियर्स का नाम लिया। इनसे ज़ाती तौर पर भी मैं सुन चुका हूँ। एज ए नौजवान ऑफिसर जब मेरी पेशावर में पहली पोस्टिंग हुई थी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद, तो जो मेरा पहला स्क्वाड्रन था वो यही 15 स्क्वाड्रन था जो अभी J-10C का स्क्वाड्रन है जिसने ये शूटिंग की है ज़्यादातर जहाज हिंदुस्तान के मारे। मैं पेशावर में रहता था मेस में, और MM आलम साहब ने क्योंकि शादी नहीं की थी तो वो भी उसी मेस में रहते। तो हमें ये एजाज़ है कि हम उनसे सुनते थे जब मेस में जाते थे खाना खाने, तो वो अपनी स्टोरीज ज़ाहिर है हम इंसिस्ट करते थे और फिर सुनाते नहीं थे सकते, बल्कि हमसे तवक्को करते थे कि हम डाटा याद करें, हम दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो उनके सामने बैठना एक किस्म का क्विज या एग्जामिनेशन होता था, क्योंकि वो पूछा करते थे कि फलां जहाज हिंदुस्तान का वो क्या करता है, क्या टैक्टिक्स क्या हो सकते हैं फलां जहाज के खिलाफ। तो ये और डांट इस वजह से पड़ती थी, वो कह रहे थे कि अपने जहाज़ों के बारे में जान लेना कोई बहादुरी नहीं होती। बहादुरी ये है कि और करेज तब होगी कि तुम दुश्मन के जहाज के बारे में जानो और उसकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करो। तो ये हमें उस वक्त सबक दिया जाता था जब हार्डली हम 20-21 साल के नौजवान अफसर बन के वो जब पहुंचे थे। तो ये एक लेगेसी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये फख्र है कि तकरीबन 60 साल बाद पाक फ़िज़ाइया ने वही 7 तारीख का दिन था, उस वक्त भी 7 मई को जब सबसे ज़्यादा शूटिंग की थी 1965 में, और आज भी 7 ही तारीख थी। इस दफ़ा भी 7 मई थी जब अल्हम्दुलिल्लाह 7 जहाज़ मार गिरा हिंदुस्तान। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और चिश्ती साहब ये भी बताइएगा कि वो कौन से वाक़यात थे जिन्होंने 65 की जंग का रुख मोड़ा था? देखिए, बुनियादी तौर पर जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ, और 1965 की कंटिन्यूएशन नहीं थी, ये हमारी हिस्ट्री थी। हमें जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से पाक फ़िज़ाइया को पता था कि हम नंबर वाइज मुकाबला अपने दुश्मन। वाक़या जब मैं आपको बताता चल हमारी रेडीनेस का कारण था कि पाकिस्तान के सिर्फ 12 साल बाद अप्रैल 1959 को 1959 को हिंदुस्तान ने कैमरा जासूस तैयार भेजा था पाकिस्तान सरहदों में जेलम के करीब, और पिंडी जाना शुरू कर दिया। उस जहाज का एडवांटेज ये था 50,000 फुट पर उड़ता था और उस हाइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई ऐसा जहाज नहीं था। तो F-36 जो जहाज था वो 45,000 तक जा सकता था। स्क्रैम्बल किया गया और वो ईद का दिन था, यानी कौम उस दिन ईद मनाई। पाक फ़िज़ाइया अलर्ट थी, लिया और जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस थे उन्होंने उसको चेज किया, लेकिन क्योंकि उस हाइट पहुंच पा रहे थे, फिर उन्होंने चेज करते हुए पिंडी तक गए। उसके पीछे उसने टर्न किया तो कुछ हाइट उसकी लूज हुई, तो वो बनाया गिराया जहाज, और उस वक्त भी दोनों पायलट कर गए, कैदी बना लिए गए। बात कर रहा हूँ पाकिस्तान बनने के 12 साल बाद। उसके 6 साल बाद ये 1965 लगी जिसका आपने जिक्र किया, और हम आज अब जिक्र इसलिए कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इस सेंस में कि आज का दिन है उन्हीं शोहदा को ट्रिब्यूट देने का, और हमारे पे उनका कर्ज है फैमिलीज का और उन गाजियों का, कौम परेशान है, और ये कंटिन्यूड है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखें वही स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सपेक्टेशन वही है, और लोग की तवक्कुआत से अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया हमेशा पूरी हुई। बल्कि मुझे तो लगता है कि तवक्कुआत से भी ज़्यादा जो एक नॉर्मल इंसान की तवक्कुआत होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स। अब तो हमने जो शख्स टेक्नोलॉजी को नहीं समझता वो तो वो उसको सुपर नेचुरल
टैलेंट समझता है। चिश्ती साहब, आप लोग आपस में भी बात करते होंगे, तो जो वॉर हीरोज़ हैं जब वो खुद से बैठते हैं, खुद से बात करते हैं, तब उनका क्या तरीका होता है खुश होने का, इस बात पे बिलीव करने का कि कर दिया हमने? देखिए, वो ह्यूमिलिटी और अपनी जगह है, क्योंकि मैं जितने वॉर हीरोज से मिला हूँ और मैंने अपने चैनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप यकीन करें हर हीरो जिससे मैं बात करता हूँ, मैं अभी 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, अपने नाम से एक चैनल चलाता हूँ, जब उनसे रब्ता करता हूँ मुझे एडवांटेज होती है कि बीइंग रिटायर्ड एयर कमोडोर या कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ सर्व किया होता है या उनको देखा होता है। जब मैं उनसे कहता हूँ कि सर मैं आपके डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बनाना चाहता हूँ, रिसेंट हीरोज एयर वाइस मार्शल अब्बास मिर्जा के साथ मैंने अभी बनाई है, जिन्होंने F-16 और F-20 का एक कंपैरिजन किया था। विंग कमांडर सलीम बेग मिर्जा हैं जिन्होंने 71 की जंग में, वो वाहिद पायलट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने 2 जहाज मार गिराए थे, जो कंफर्म हिंदुस्तान ने भी किए। मैं उनसे जब बात की कि मैं आपके लिए आपके ऑनर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, तो वो यकीन करें बतूल मुझसे पहला सवाल ये करते हैं, वो कहते हैं यार इसमें डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली कौन सी बात। अब मैंने कहा सर वो आपके हिस्टोरिकल है, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो हमारा पैशन था, इट वाज प्रोफेशन, इट वाज पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, और जब मैंने तो सब कुछ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किया था, तो इसमें कोई स्पेशल बात तो नहीं। यानी ह्यूमिलिटी अल्टीमेट है। मैंने बहुत इंसिस्ट किया, तब जाकर दोनों पायलट जिनका मैंने जिक्र किया, और बहुत सारे और लोग हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा परसू करता हूँ, और शायद वो गिव अप कर देते हैं, उनकी मेहरबानी और ऑनर है थिंकिंग कि मैं भी एयरफोर्स से हूँ, वरना वो बात ही नहीं करना चाहते। वो अक्सर अगर आप बहुत ज्यादा अगर आपको करते हैं फैसिलिटेशन, तो वो कहते हैं कि अच्छा आके हमसे सुन लो और खुद ही अपनी कमेंट्री खुद कर। तो तब मैं उनको इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं सर वो अपनी जुबानी बताया करें, आपकी जुबान से जब सुनेंगे लोग कि आपने इस तरह बर्स्ट मारा, इस तरह दुश्मन का जहाज आग के गोले की तरह फटा और फिर वो सामने गिर गया मेरे, वो कहीं ज्यादा पावरफुल होगी और नई नस्ल की मीनिंगफुल होगी। और खासतौर पे हमारे आज के जो फाइटर पायलट्स और जो लोग नौजवान एस्पायर कर रहे हैं पाकिस्तान का किसी तरह की सर्व करने के लिए, उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं बताता चलूं, बहुत हल्का लेते हैं इस बात को, नहीं सीरियस लेते हैं कि इसमें कोई बताने वाली बात है। हालांकि मेरी नजर में एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री, मेरे लिए उसमें बड़े लेसन्स होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज भी जब आप इनको मिले, इन पायलट्स को, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियन को, साइबर कमांड को, तो वो बड़ी ह्यूमिलिटी से मूव ऑन करते हैं इस दुनिया में। बाद में भी कोई इसमें प्राइड उस तरह नहीं लेते कि वो कोई ऐसा उनका तकब्बुर का एलिमेंट आ जाए। बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी नई बात बताई है, और क्योंकि आप बहुत अंदर तक इदारे को भी समझते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत नया है, एंड आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने ये बात हमसे शेयर की है। चिश्ती साहब, रिसेंटली हमने आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स किए, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, मैं आपको याद करवाती हूँ, आपने जो रिसेंटली हमारे वॉर हीरोज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली राफेल या दूसरे जहाज़ गिराए भारत के, तो शायद आज आप उसमें कुछ शेयर करना चाहें, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने नहीं किया था जब आपकी थंडर स्क्वाड या बाकी पाकिस्तान के फाइटर पायलट से मुलाकात हुई जंग जीतने के बाद। तो सर बताइएगा वो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर। देखिए बतूल, मेरे लिए ऑनर और खुशकिस्मती है कि मैं क्योंकि 6 साल से काम कर रहा था, और अभी पाक फ़िज़ाइया ने मुझे स्पेशल परमिशन भी दी थी। इन्हीं जेट एंड सी पायलट्स और JF-17 थंडर पायलट्स, इनके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और क्रू चीफ जितने थे, उनके साथ मैंने पूरा दिन गुजारा था इस वॉर से चंद महीने पहले, और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने और अपलोड भी की थी। वो उसकी व्यूअरशिप बहुत गई, लेकिन मुझे खुद सारा दिन उनके साथ गुजारने के बावजूद ये एहसास नहीं था कि चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद यही पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन जो है, खासतौर पे वो फाइटर पायलट्स, वो एक इम्तिहान से गुजरेंगे और कौम उनको एक इम्तिहान में डालेगी दिफा के लिए, और वो लिव अप करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट बतूल आपको बता सकता हूँ कि जितनी बहादुरी उनकी 6 जहाज़ों को तबाह करने की है, मैं उतनी ही बहादुरी का उनको क्रेडिट देता हूँ अपने जहाज और एसेट्स को बखैरियत वापस लैंड कराने की। क्योंकि देखिए 125 जहाज रात को 12:30 बजे उड़ रहे हैं, जब एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, डिजिटल है, अपने रेडार्स पर देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान के जहाज जो तकरीबन 85 या 90 के दरमियान उड़ रहे थे, उनके पास भी तो वही एसेट्स थे, उनके पास भी बहुत पावरफुल जहाज थे। मिराज 2000 और ये जो राफेल है बहुत पोटेंट जहाज है, SU-30 बड़ा डेंजरस जहाज है। तो उनके बावजूद अपने जहाजों का दिफा करना और आकर लाना भी उतनी बड़ी बहादुरी थी। और अक्सर लोग जिनका जिक्र हम कम करते हैं, वो साइबर कमांड फोर्स है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और जैमिंग की, उनके नेटवर्क तबाह किए, उनकी वेबसाइट हैक कर ली, डाटा डिलीट कर दिया, ट्रेनों का सिस्टम नाकारा कर दिया और उनके ग्रिड स्टेशन को जैम कर दिया। तो ये लोग जमीन पर बैठे हुए नौजवान अफसर थे। मुझे इत्तेफाक हुआ जाने के बाद भी ऑनर मैं मिलने की इजाजत मिली, तो मैंने उनसे पूछा पास्ट का, तो आप यकीन करें बतूल वो कह रहे थे कि सर वो तो पास्ट है, हम तो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि ये तो टैक्टिक्स अब दुश्मन को पता लग गया जो हमने सरप्राइज किया, तो हम तो अगली जंग की, अगले किसी कॉन्फ्लिक्ट की या अगले किसी मिस एडवेंचर की बात बिल्कुल। चिश्ती साहब, मैं आपको ये भी याद करवाऊं, क्योंकि अगर मैं आपको याद हो तो हम लोग ने जो ऑन द कैमरा रिकॉर्ड किया था उससे बहुत ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड आई वाज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग टू यू, एंड यू वर द पर्सन हु मेड मी अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, और हमने किस तरह ये सब जीता। एंड इट वाज सो काइंड ऑफ यू कि हम सबका उस वक्त जज्बा और इंटरेस्ट सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा था कि हमें इक्वली फ़ख्र था, और उस वक्त भी आपने एक्सप्लेन किया। तो सर, उस वक्त भी आपने कहा था कि जो आपको जब ये थंडर स्क्वाड के पायलट्स और बाकी लोगों से मिलके आपको जो नया लगा वो ये था कि वो उस वक्त भी तैयार थे। तो मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि दोबारा हमें बताइएगा कि आपने कहा कि जो तैयारी थी उससे आप बड़ा सरप्राइज़ हुए कि दे वर रेडी टू फाइट जस्ट नाउ, कि चलो अभी जंग शुरू कर दो। तो ये वाला जो आपने नोटिस किया था, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उस वक्त यंग ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली यंग ब्लड है, मेरे से एज में बहुत डिफरेंस है, और मैं उनसे पूछा था आप अगर जंग कभी आई तो, जबकि हमें मालूम नहीं था कि चंद हफ्तों में जंग आ रही है, तो मैंने कहा अगर जंग कभी हुई तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो आप यकीन करें, मुझे उन्हीं नौजवानों ने, आज भी मेरे सुनती है कानों में और कमेंट्री मौजूद भी है चैनल पर, और उन नौजवानों ने मुझे कहा सर वक्त आने पर हम ना सिर्फ कौम को मायूस नहीं करेंगे, अपना फख्र से सर बुलंद करेंगे और दुश्मन को सरप्राइज देंगे बहुत बड़ा। और मुझे एज अ फाइटर पायलट नहीं पता था कि ये इतना बड़ा सरप्राइज वाकई हो जाएगा, बिकॉज इतनी एयरफोर्स को जिस पास 1100-1200 हैं, इतना बड़ा बजट है हमारे से 10 गुना ज्यादा, उनको इतना बड़ा सरप्राइज। और मुझे लगा कि शायद वो यंग लोग हैं, मैं इस तरह ओल्ड ब्लडेड हूँ, अब तो वो यंग खून है, इसलिए जज्बात में बात कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत ह्यूमिलिटी में बात कर रहे थे, जिनकी इतनी कैपेबिलिटी, जो उनकी कैपेबिलिटी थी उस वक्त, उन्होंने बाद में जंग में आई, वो क्या थी। और एक इस तरह नहीं आती है बदुल। मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि लीडरशिप पे बड़ा डिपेंडेंट होता है। हर एयरफोर्स चीफ ने, एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान से लेकर सब सरबराह इसी तरह काम करते हैं। लेकिन जो ये इस दफा मुझे वॉर के बाद जाने का इत्तेफाक हुआ, ऑपरेशन रूम में लीडरशिप से मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हमने 3 साल तक राफेल एंड राफेल टारगेटेड ट्रेनिंग की थी। दैट मींस पायलट्स को ये स्पेसिफिकली लगाया था इसी प्रोजेक्ट पे कि जब भी जंग हुई आपने राफेल को टारगेट करना है। और ये कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से इन्हीं फिजा के, इन्हीं हवाबाजों को टेक ऑफ के टाइम पे, आमतौर पे हम जब कॉम्बैट में जाते हैं तो दुश्मन को लॉक करते हैं, फिर परमिशन मांगते हैं कि मैं शूट कर दूं, तो हमें क्लियरेंस दी जाती है ग्राउंड से। ये मुझे बताया गया कि इन फाइटर पायलट्स पर सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का इतना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था कि उन्होंने तैयारी करवाई हुई है। उन्होंने परमिशन से उनको एग्जेम्प्ट करके टेक ऑफ परमिशन के साथ उनको कह देते थे कि क्लियर टेक ऑफ, क्लियर टू शूट। दैट मीन्स कि हमसे आपने इजाजत नहीं मांगनी अगर आपके किसी स्टेज पे शूटिंग के पोजीशन में हो। तो ये कॉन्फिडेंस था लीडरशिप का, और जाहिर है वो तवक्कुआत पर जिस तरह भरपूर पूरे उतरे वो कॉम देख चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स फैंटास्टिक। और जितना भी इस बारे में आप सुनेंगे, जितनी भी तफसील आप सुनेंगे, उतनी दफ़ा आप सुनने में हैरान होंगे। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की अफवाज इसी तरह हमें हैरान करते रहें, इसी तरह दिफा करते हैं, और हमारा भी जो पूरा सपोर्ट है के साथ है। और चिश्ती साहब, एम आलम के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने उनके साथ भी एक्सपीरियंस किया है, वो उनकी कौन सी हैबिट है किताबों के अलावा जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट इंस्पिरेशन है जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही है। देखिए, ये एक इस कौम कौम का कर्ज है हमारे ऊपर, और ये आज का नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री से क्विक मिसाल देता चलता हूँ। एयर मार्शल नूर खान जो हमारे एयरफोर्स थे 1965 में, जुलाई 65 में उन्होंने टेक ओवर किया था। तकरीबन 1.5 महीना पहले सिर्फ सरबराह मुहैया गए थे पाक फ़िज़ाई। जंग के बाद उनसे किसी ने पूछा कि को सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि मैं अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनको मैं रोकूं कैसे। और मैं यकीन के साथ अब कह सकता हूं कि ये मुश्किल आज के सरबराह एयर चीफ को भी यही थी, क्योंकि पायलट्स, हर एक पायलट जाना चाहता था मिशन में। जो मिशन थे उसके लिए लोग वॉलंटियर करते थे, और खासतौर पर हम उस मिशन को जरूर याद कर लें शूटिंग के साथ साथ जो S-400 के खिलाफ पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स ने उड़ाया। उस मिशन पर बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, और ये सबको पता था कि ये वॉलंटियर करने का मतलब है वन वे मिशन हो सकता है और सुइसाइडल मिशन है, क्योंकि दुश्मन का जो S-400 है उसके पास एक बैटरी में 32 मिसाइल है। आवाज की रफ्तार से वो मिसाइल 15 गुना ज्यादा आपकी तरफ आता है, यानी टारगेट की तरफ आता है। जहाज तो सबसोनिक की आवाज की रफ्तार जितना चलता है, जो कि 11 किलोमीटर होती है, तो ये तकरीबन 17,000 किलोमीटर की स्पीड से टारगेट एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है। उसको मारना
S-400 मतलब यही है कि उसका जो डिजिट है उसके अंदर वो है कि 400 किलोमीटर को वो निशाना बनाता है, 600 किलोमीटर पर वो लॉक कर लेता है दुश्मन के जहाज को, आने वाले जहाज को। इस सूरत में जो यहाँ से पायलट जा रहे थे मारने के लिए, वो सबसे ज्यादा रिस्क ये था कि वो खुद पहले निशाना बन जाएंगे उन जहाजों का। फिर भी इतने लोग जाना चाहते थे और इतनी कामयाबी से पाक फिजाई के पायलट्स ने वो मिशन किया, ट्रिब्यूट और सलाम है। क्योंकि जब वो रेडार हिट हुए हैं दोनों, उसके रेडार जो बोर्ड और उसका रेडार था S-400 का, तो तब दुश्मन को समझ आई है कि वो एक्सपोज हो गया है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड है। अब तो अब कोई चॉइस नहीं है सिवाय सरेंडर कर, कॉम्प्रोमाइज कर लेने का और सीज फायर की अमेरिका को रुजू करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और खालिद चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और जो मुल्क को दिफा करने की हिम्मत और जो मुल्क के लिए कुर्बान होने का जज्बा, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि सिर्फ कुर्बानी ही नहीं चाहिए और सिर्फ हिम्मत ही नहीं चाहिए, इन दोनों को की कोलैबोरेशन से इंटेलिजेंस भी चाहिए जो सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के पास है। वी आर सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम इस मुल्क में रहते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने का हक को विटनेस किया। और अल्लाह करे कि बार बार ऐसी खुशगवार हैरतें नेशन को देखने को मिले। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करें। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं DGPDMA पंजाब और नसीर मेमन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इरफान काटिया साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इरफान साहब, आप बताइएगा कि अब तक सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों की क्या तादाद है जो सर्वाइव नहीं कर सकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी के बड़े रेले वो गुजर रहे हैं। और इससे अब तक अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकूं तो हमारे 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के जो मुतासर हो चुके हुए हैं। और लगभग 40 लाख आबादी जो है वो इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स में वो इफेक्ट हुई है सैलाब से किसी न किसी सूरत में। और अनफॉर्चुनेटली 51 पीपल हैव डाइड सिंस 26 अगस्त जब से ये सैलाबी सूरत हाल है। जी नसीर मेमन साहब, आपको भी मैं गुफ्तगू में शामिल करूंगी। हम साइड बाय साइड ये गुफ्तगू चला रहे हैं कि इनका मसाइल का हल क्या है और जो डैमेज है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। हर दफ़ा जब हम इस सिचुएशन में आते हैं लोग कहते हैं कि डैम्स बना दें। बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ रैंडम कमेंट जिसमें कहा हुआ था कि अगर भारत मल्टीपल डैम्स बना रहा है तो वो पहाड़ी इलाकों पे डैम्स बना रहा है। और पाकिस्तान में जिन इलाकों में पानी आता है वहाँ पे डैम्स के अलावा मुतबादिल ऑप्शंस भी होने चाहिए। क्या ये दुरुस्त है? जी, हमें कुछ मुतबादिल का सोचना पड़ेगा। ये जो अभी सैलाब पंजाब में आए हैं वो खुद आए डैम्स की वजह से। ये जो इंडिया के 3 बड़े बाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर डैम है वो भर के पलटे, जिसकी वजह से हमारे पास तबाही है। तो हमारे ये तो एविडेंस है, डैम्स ने रात हमारे लिए परेशान बढ़ा दी है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें, और फिर नीचे आ जाइए, पंजाब के सारे इलाके मैदानी है, वहाँ हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो टेरेन भी नहीं है जहाँ हम डैम बना सकें। हमें क्या कर सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन देखिए, एक तो है पानी जमा करना, पानी को संभालना, एक डायमेंशन है। साथ में जो डैमेज और नुकसान हो रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी हमें रखनी पड़ेगी। वो तो ज्यादा पानी ना भी हो तो अब होने लगे। वजह यह है कि हमने दरियाओं के अंदर जो आबादियां कर दी हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही है, वो अलग से ठीक होगा। अब आ जाए कि इस पानी को हम कैसे संभाल सकते हैं। ये भी देखिए कि सारा पानी नहीं संभाला जा सकता, इंडिया से नहीं संभाला गया ना, इसलिए हमारे पास आ गया। के पास तो 12-13 मिलियन एकड़ फीट के बड़े डैम बने हुए हैं, लेकिन नहीं संभाला गया। हम थोड़ा सा संभाल सकेंगे, सारा नहीं संभाल सकेंगे। फ्लड फिर भी आता, क्योंकि 10 लाख क्यूसेक का तो अकेला चनाब का फ्लो था, ये मामूली सैलाब नहीं है। एट द बेस्ट आप कर सकते हैं कि सतलुज से एक आध कैनाल, जिसके ऊपर कोई कैनाल कमान ना हो, सिर्फ फ्लड स्केप के तौर पर अगर वहां के फेवरेबल कंटूर्स हो तो अफगानिस्तान की तरफ आके डेजर्ट में को ऐसे जहाँ एवापोरेट वाटर को रिचार्ज करे। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि उस पर कैनाल कमांड नहीं आएगी, वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो फ्लड स्केप का सोचें जिस पे रेगुलर क्रॉपिंग का क्लेम ना हो। तो फ्लड स्केप के लिए क्या ऑप्शन हो सकती है? फ्लड स्केप्स के लिए तो फिर हमें जरा मैप सामने रख के पंजाब के इंजीनियर को देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी जगह है, उसमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो स्केप कैनाल के साथ आपको वो ऐसा ढलान चाहिए फितरी, जिससे वो आप उसको पानी को बहाएं तो वो नीचे खुद ही चला जाए। दूसरा, उसके रास्ते में इंसानी आबादियां ना हो। अब ये खासा बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि हर तरफ इंसानी आबादी है, तो वहां से आप निकाल के डेजर्ट तक उसको ले जाएं जहाँ पे इंसानी आबादी ना हो। और तीसरा,
वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तो शायद नहीं, लेकिन लीगली ये क्लियर हो कि उसकी कोई कमांड एरिया नहीं डेवलप हो सकता। अच्छा, ये चूंकि फ्लड हर साल नहीं आता, ये जहन में रखिएगा कि सतलुज का ये फ्लड हमने इतने स्केल का 10 साल बाद देखा है। और सॉरी, चनाब का, सतलुज का 2 साल पहले एक छोटा फ्लड आया, रिलेटिवली छोटा, वो 35 साल के बाद का बड़ा फ्लो था। तो आप इस पे कोई कैनाल कमांड नहीं बना सकेंगे। फ्लड इसके साइंस मौजूद है, उसके लिए डिटेल्ड सर्वेस की जरूरत पड़ेगी पहले। ठीक, इरफान साहब, मजीद भारत की तरफ से पानी भेजा जा रहा है, उसके हवाले से क्या तैयारी की जा रही है? हमें इंडियन हाई कमीशन से फिर एक दफ़ा दरियाए सतलुज के लिए हरीके के मुकाम पर हाई फ्लड की वार्निंग आई। और लेकिन आपके इल्म में ही होगा कि हम दरियाए सतलुज पे पिछले 6 हफ्ते से कंटिन्यूसली हाई टू वेरी हाई फ्लड की सिचुएशन में है। और रिसेंटली जब इंडियन साइड पे राइट मार्जिनल बंद ब्रीच हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे हमारे जो डिफेंस एम्बैंकमेंट्स हैं उनके साथ भी पानी का दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से इस वक्त इस तमाम सूरत हाल को ना सिर्फ देख रहा है बल्कि अपनी एम्बैंकमेंट्स को पुख्ता करने में वो साथ साथ मसरूफ़ है। और यही वजह है कि इस वक्त 3,11,000 क्यूसेक्स ये गंडा सिंह के मुकाम पर पंजाब पाकिस्तान में ये पानी इंडिया से दाखिल हो रहा है। और नीचे डाउन स्ट्रीम सलमानिकी पे इस वक्त 1,41,000 क्यूसेक्स वो चल रहा है। ये पानी अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे हेड इस्लाम जो कि बिहाड़ी और हासिलपुर के संगम पे है, वहां पे बढ़ रहा है पानी का जो राइजिंग ट्रेंड में है। और अल्टीमेटली ये फिर बहावल नगर और बहावलपुर से होता हुआ पंजनत के मुकाम पर अगले 48 घंटे में ये रावी और चनाब के पानी से मिलकर सिंध की तरफ बढ़ जाएगा। जी ठीक है। नसीर साहब, आपने ही कहा कि एक सर्वेस होने चाहिए, उसके बाद कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर है फिर अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इमीडिएटली इनखला के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स के शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होते नहीं है, इतना आसान नहीं ना, काफी पेचीदा मामला। शॉर्ट टर्म चीज जो होता है वो इंसानी जिंदगी बचानी है, जिसके ऊपर पंजाब की हुकूमत, बाठिया साहब का इदारा, ये सारे लोग दिन रात जबरदस्त मेहनत करें जो उनसे हो सकता है। लेकिन वो भी खासी मुश्किल में है क्योंकि ये एकदम से 3 दरियाओं का पानी पलट के उमड़ के आ गया है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ रेस्क्यू होता है डिजास्टर के वक्त, जानें बचाएं, लोग निकालें, जितनी थोड़ी सी अमलाक उन बेचारों की बच सकती है वो बचाएं। और उसके बाद फिर आता है दूसरा जो चैलेंज होता है कि आपको उनकी वहां पे कैंपों में प्रॉपर केयर, वो है रिलीफ का वक्त, कि आप उनको प्रॉपर फूड दें और उनकी हेल्थ, पीने का पानी, खवातीन की नसीर साहब ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि ये सियासी बहस शुरू हो गई है जिसका सियासी इंक्लिनेशन ज़्यादा है। कालाबाग डैम बनना चाहिए, क्या ये स्पीड अप हो जाएगा? ये एक मौजू बन गया है, इस पे कंसेंसस आपको नज़र आ रहा है और ये हो जाएगा और ये वाहिद सोल्यूशन है? मैं तो उसको वाहिद क्या कोई सोल्यूशन ही नहीं समझता। इस साल की 3 सैलाब आए ना, जरा उसको समझ लेते हैं, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। पहला सैलाब अगस्त के बिगनिंग में गिलगित और हुंदा और बाबूसर टाप और चिलास और अस्तौर के पास आया, वहां पे डैमेज हुआ, लोगों की जिंदगियां गई। कालाबाग डैम की साइट उससे 600 से 700 किलोमीटर नीचे। बताइए वो डैम क्या कर रहा होता, इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। आ जाइए दूसरा डैमेज बुनेर, सवात और शांगला, ये भी KPK में है और ये वहां पर बेचारे इंसानों की जिंदगियां गई, नुकसान हुआ। वो कालाबाग की प्रोपोज साइट से 300 किलोमीटर ऊपर है। बताइए कालाबाग डैम वहां पे क्या करता। आइए तीसरे फ्लड पे, सतलुज, चनाब और रावी का। चनाब जो करीब तरीन है कालाबाग डैम साइट के, वो भी 300 किलोमीटर दूर है और वहां का जो लेवल्स का फर्क है चनाब के पहले बैरेज और कालाबाग डैम की साइट का, वो 30 मीटर का है। तो कोई तरीका ही नहीं, मैं कहता हूं 1 नहीं 5 कालाबाग डैम भी होते तो ये जो 3 सैलाब आए इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करनी थी। ये एक मिथ बना के हमने अफसाना बना दिया है। जरा ज्योग्राफी और सादा इंजीनियरिंग समझेंगे, पाकिस्तान का नक्शा खोल के, कंटूर मैप सामने रख के, 2 मिनट में 5 जमात पढ़ा हुआ बंदा इवन अनपढ़ भी समझ जाएगा कि कालाबाग डैम ने हमारी कोई मदद नहीं करनी थी इन सैलाबों में। ठीक, आप साथ ही रहिएगा। इरफान साहब को शामिल करते हैं। इरफान साहब, ये वाज़ेह कीजिएगा कि क्या इन हालात में सिंध में भी सैलाब का ख़तरा है? क्योंकि कंपैरेटिवली जो सिंध की इंतज़ामिया वो दे साउंड वेरी कंफर्टेबल ऑन TV स्क्रीन्स और वो कह रहे हैं हमारी तैयारी है। जी बिल्कुल, ये मल्टीपल ब्रीचेस क्योंकि चनाब पे भी हुए और इसी तरह रावी पे भी सिदनाई के मुकाम पर हमें ब्रीच करना पड़ा। इन मल्टीपल ब्रीचेस से पानी काफ़ी हद तक स्प्रेड आउट हो गए और यही वजह है कि इस वक्त पंजाब की तारीख की मैसिव इनंडेशन हम वो फेस कर रहे हैं।
और इसकी वजह से अब उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये पानी बहुत ज़्यादा सिंध के लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए, लेकिन कच्चे के इलाके बहरहाल ये ज़रूर स्ट्रेस में रहेंगे। और ये भी बताइएगा कि क्या ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं जो बड़े शहरों का है, क्या ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है आपके लिए? जी बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अर्बन फ्लडिंग, क्योंकि आपने इस दफ़ा भी देखा सिर्फ जुलाई के महीने में 2024 जैसे गुजरात के हालात हमने देखे। जी गुजरात इस तरीके से भी अनफॉर्चुनेट रहा कि इनको ना सिर्फ दरियाए चनाब के पानी ने फ्लड प्लेन को मुतासर किया, बल्कि कंटिन्यूस टोरेंशियल रेन्स की वजह से अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना रहा। तो उसके एक होलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्लियर डायरेक्शंस दी हैं और तमाम डिपार्टमेंट इस वक्त ना सिर्फ ड्रेनेज को इंश्योर कर रहे हैं, बल्कि इसका फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया है। जी नसीर साहब, आप सिंध के इलाके को कैसे देख रहे हैं? हालिया सैलाब से सिंध कैसे मुतासर हो सकता है? जो सूरत हाल इस वक्त मैं त्रिमू के देख रहा हूँ और पंजनत पे, उस हिसाब से तो जो शुरू में खदशा था कि शायद सिंध में कोई 7-8 लाख या सुपर फ्लड आ जाए, अब वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो इंडस और पंजनत से नीचे के फ्लोज मिला के शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख क्यूसेक बने, लेकिन ऊपर से चनाब से और अभी जो नए रेले सतलुज से आ रहे हैं, तो ये होगा कि ज़रा प्रोलॉन्ग होगा ये फ्लड फ्लो का, शायद इतना ही स्केल रहे। मुझे लगता है कि 5 लाख क्यूसेक के करीब पानी शायद 1.5-2 हफ्ते कंटिन्यूसली गुड्डू, सक्खर और कोटली से चलेगा। तो इस दौरान वो ज़रा पुश्तों को थोड़ा सा आजमाएगा, लेकिन 5.5 लाख क्यूसेक गुड्डू ने इस महीने में 2 मरतबा सेफली क्रॉस किया है। सिर्फ कच्चे के इलाके में ज़ाहिर है वहाँ पानी आता है, वो है ही पानी का इलाका। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के हालात में सिंध में ये कोई बड़ा डैमेज नहीं कर रहा होगा। और आपको लगता है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने दावा किया रिसेंटली कि पानी सेव करेंगे, वो कर पाएंगे और उनके पास कोई तैयारी है इस पानी को सेव करने के लिए? पानी को सेफली पैसेज देना इस वक्त है सारी प्रायोरिटी, और कुछ नहीं कर सकेगी सिंध गवर्नमेंट। और ये भी बड़ा डॉन्टिंग टास्क होता है सैलाबों में। अभी तक क्योंकि अगस्त के दौरान 2 बड़े फ्लोज गुड्डू से निकले हैं, और गुड्डू और सक्खर ने माजी में 12-12 लाख क्यूसेक पानी हैंडल किया हुआ है। 2010 में तो बड़े सैलाब से गुजरे हैं ये। सुपर फ्लड्स 50 साल में 9 बड़े सुपर फ्लड्स दोनों बैरेजेस ने हैंडल किए हैं। कोटली भी 9 लाख क्यूसेक क्रॉस करता रहा है। ये काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि सारे पाकिस्तान का पानी वहाँ आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन स्ट्रक्चर्स के हद तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ जाहिर है कि एक टेम्पररी डिसलोकेशन हो रही होगी कच्चे के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे लोगों की बहुत आबादी है साउथ पंजाब की तरह। वहाँ पर भी उनमें से काफ़ी लोग निकल गए हैं, वहाँ से निकाले गए हैं। कुछ और भी पानी फैलेगा तो उनको निकलना पड़ेगा। तो ले दे के ये होगा कि उन लोगों को टेम्पररी रिलोकेट करना पड़ेगा, कैंपों में उनको ठीक केयर देनी पड़ेगी। लेकिन मैं खासा पुरुमीद हूँ कि कोई बड़ी डिजास्टर जैसी सिचुएशन आज के दिन तक मुझे नजर नहीं आ रही जो सिंध की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, सिंध की तरफ तो नहीं बढ़ी, लेकिन क्या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हो सकती है? क्योंकि NDMA ऐसे कह रहा है कि आने वाले 2-3 माह में डिजास्टर खुदा न खास्ता फेस करना पड़ सकता है। वो किस तरह का होगा हो सकता है? बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में? जी, उसका एक दो उसके मुझे लगता है चैलेंजेस। एक तो ये कि इंडियन साइड पे ज्यादा अगर रेंस हो, जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि जम्मू के इलाके में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में यहाँ लगातार रेनफॉल हो रहा है। और आज भी इंडिया ने, जैसे काठिया साहब भी बता रहे थे, एक वार्निंग दी हुई है कि सतलुज से पानी वहाँ पे हरकी बैराज वगैरह से आ सकता है, बल्कि आ रहा है। तो ये इंडियन साइड के प्लेन से जो बैरेज से, क्योंकि वहाँ डैम भर गए, पोंग भी भर गया, बाखड़ा भी भर गया, थींस भी भर गया, तो जो पानी आएगा अब नीचे फुल आता रहेगा। पहले थोड़ा बहुत शायद रुकता था। तो इसलिए ये अगले 10-12 दिन जब तक वहां बारिशें नहीं रुकती इंडियन साइड पे। एंड सेकंड, विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी ऑफ पंजाब सूबे के अंदर भी बारिशें अभी प्रिडिक्शन है अगले 2-3 दिन की। अब ये देखना है कि वो कितनी शदीद हैं या नॉर्मल हैं, क्योंकि इलाके डूबे हुए हैं, जमीन अब पानी को नहीं उठा सकेगी, पहले ही नाले सब कुछ भरा हुआ है। तो ये वो लोग जो खासतौर पर इस वक्त डिस्प्लेस की मुश्किलात में इजाफा होगा, पंजाब की हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहेगा। ये सूरत हाल अगले हफ्ते 10 दिन तक पंजाब में अभी मौजूद रह सकती है। नसीर मेमन साहब, चूँकि आप वाटर इशूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों में एक तरह की सिचुएशन है, इनफैक्ट भारत में ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप वहाँ का सोशल मीडिया फॉलो करें, TV चैनल्स फॉलो करें। अब पाकिस्तान और भारत को डिप्लोमेटिकली इंगेज होने की ज़रूरत है, एटलीस्ट इस क्लैमिटी को इकट्ठे
एड्रेस करने के लिए आपको ये चांसेस नज़र आ रहे हैं? क्योंकि बाकी मामलात, बाकी जो इश्यूज़ हैं अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे क्लाइमेट चेंज है उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई दुश्मनी कोई भी किसी मुल्क से अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या आप पॉलिसी रीमेकिंग इसमें देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि भारत इसको रिविज़िट करेगा? क्योंकि जब भारत ने पानी रिलीज़ किया पाकिस्तान के लिए तो उसकी वार्निंग से भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ मुतमईन नहीं थी कि वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू आया, सिंतास कमिश्नर के थ्रू नहीं आया। हाउ कैन बोथ कंट्रीज गो अलॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर इशू? पहली बात तो क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स रीजनल इशूज होते हैं, वो लोकलाइज नहीं होते, लिहाजा उसमें रीजनल कोऑपरेशन की अहमियत से कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया न सिर्फ ये बल्कि खुद को इंडिया को चाइना के साथ, इंडिया को बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी, उनके वहाँ से बॉर्डर से उधर भी सोचना चाहिए, चाइना के साथ सोचना चाहिए, पाकिस्तान को इवन अफगानिस्तान के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि काबिल रिवर वहाँ से आता है, वहाँ से भी फ्लोज आते हैं हमारे तरफ। तो मेरा ख्याल है कि रीजनल कोऑपरेशन लॉन्ग टर्म में तमाम रीजन्स को, हमारे रीजन को बिलखुसूस ज़रूरत है। सबसे बड़े दरिया हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहते हैं। अब पिछले बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े रिवर्स हैं वो दुनिया के बहुत बड़े दरिया हैं। तो मेरा ख्याल है ये रीजनल कोऑपरेशन सबके फ़ायदे में। बट एक चीज़ में गुजारिश कर दूं, अगर इंडिया हमें डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहा है, चले कहीं से भी दे रहा है, एक ऑफिस से नहीं आ रहा, दूसरे से आ रहा है, लेकिन हमें मिल रही है, अच्छा मैं कहता हूँ इंडिया ना भी दे। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में हम किसी भी इंडिपेंडेंट सैटेलाइट सर्विस के थ्रू भी हम मालूमात ले सकते हैं, लेकिन हमें तैयारी हर वक्त रखनी है। इंडिया इतला देता है नहीं देता, हमें सीखना चाहिए कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों हैं मानसून के महीने। ठीक है नसीर साहब, ये बताइएगा कि अब आपने पहले भी कहा कि इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है और सैलाब हर साल आते भी नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको हर साल बचा सके। आप सिर्फ एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक आप सेफ पैसेज दे सकते हैं पानी को कि वो आबादी में ना आए। लेकिन गवर्नमेंट एटलीस्ट एक सीरियसनेस तो शो कर सकती है। हम 2010 से सुन रहे हैं पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की डिबेट, वैसे इंटरनेशनली तो बहुत पुरानी है। क्या इस दफ़ा आप एक्सपेक्ट करें कि एक नेशनल इमरजेंसी का अनाउंस की जाए कि एक सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी होगी अगले साल के लिए और आने वाले वक्त के लिए? क्योंकि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो आने वाले फ्लड्स हैं खुदा न खास्ता वो 25% इससे ज़्यादा होंगे। तो गवर्नमेंट ऑन टूर्स परेशान होगी गवर्नमेंट आने वाले साल के लिए? मसला हमारा ये है कि ये सितंबर के बाद जब बारिश नीचे चली जाएगी, मुझे डर है कि हम भूल ना जाएं। ये पास्ट में हुआ है, 10 में भी हुआ, 2022 इससे बड़ा ज़्यादा लोग जो है ना बेघर थे। सिंध में तकरीबन 1,40,00,000 लोग अफेक्टेड, के पंजाब से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद हमने कोई सिवाय रिलीफ और कुछ रिहेबिलिटेशन के काम हुए, प्रिपेयर्डनेस हमारा वीक एरिया है। हम जुलाई में ही जागते हैं। मेरा ख्याल है हमें राउंड द ईयर प्रिपेयर्डनेस को अब सोचना पड़ेगा, ये हमारी जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। और एक और मौजू जिसके ऊपर ओपिनियन मेकिंग बहुत ज़रूरी है, 2 दिन पहले हमने मनाजिर देखे कि अलीमा खान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस दौरान जब वो बात करी थी तो उनके ऊपर एक अंडा फेंका गया और शायद दिखने में वो इतना हार्मफुल नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे जो नफ़रत है, इसके पीछे जो पोलराइजेशन है, इसके पीछे जो एक अदम बर्दाश्त है, उसको आप एड्रेस किए बगैर नहीं रह सकते। ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर या किसी सियासतदान के ऊपर हाथ उठाया गया हो या कोई चीज़ फेंकी हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंडे टमाटर फेंक रहे हैं या आप किसी पे जानी हमला कर रहे हैं। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ये इससे वाज़ेह होता है कि आप अपने सियासी मुखालिफ को किस हद तक बर्दाश्त नहीं करना चाहते। एहसन इकबाल पे गोली चलाई गई, ख्वाजा आसिफ साहब पे स्याही फेंकी गई, नवाज शरीफ पे जूता फेंका गया, सिंध के बेशतर सियासतदानों के ऊपर उनके मुखालिफिन ने बाकायदा जूते मारे उन्हें गाड़ियों से उतार के। बहुत सारी वीडियोज़ हैं। रऊफ़ हसन पे अटैक हुआ, उसका नहीं पता चल सका एग्जैक्टली किसने किया। अलीमा खान साहिबा पे भी जिन ख़वातीन ने अंडों से हमला किया, उनको पहले उनको हिरासत में लिया, फिर उनको भी छोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है ये ऐसा बड़ा तो बड़ी गलती नहीं है कि वो शायद ज़्यादा उनको सज़ा मिले, लेकिन ये जो रवैये हैं ये सियासी रवैये हैं। ये अंडों से शुरू होते हैं और फिर गोली तक जाते हैं। किसी की सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पे छोटी सी एम्बैरसमेंट होती है, किसी की जान लेने की कोशिश की जाती है, हो ये सिर्फ सियासी अदम बर्दाश्त की। तो इसमें हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का बहुत अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। इसमें नून लीग के ट्रोल्स की कंट्रीब्यूशन है, इसमें पीटीआई के ट्रोल्स की कंट्रीब्यूशन है, इसमें
बाकी दीगर जमातों की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ एक सियासी जमात है जिसने एक अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया और इस तरह के वाक़यात फिर आगे से परवान चढ़े। मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी एक सियासी रविश है जो कि इख्तियार की गई है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपको लगती है, पंजाब के असम्बली के फ्लोर पे आपको ये रवैया देखने को मिलता है। बजट की कॉपियाँ फाड़ दी जाती हैं, माँ बहन की गालियाँ कंफर्टेबली दे देते हैं असम्बली के फ्लोर पे, फिर बीप करके चलाने पड़ता है, स्पीकर कहता रह जाता है कि ऐसे ना कहें। ये हमारा सिर्फ एक आम शहरी का रवैया नहीं, ये हमारे सियासतदानों का रवैया है। टीवी पे हमने रवैया देखा है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे, असम्बली के फ्लोर पे हमने रवैया देखा है। इसको हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के कंडेम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शहरी किसी सियासी वर्कर या सियासी शख्सियत के साथ ये करता है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये परवरिश उनके लीडर्स ही कर रहे हैं। अगर 9 मई पे इमरान खान ने के बाद ये बयान दिया कि अगर आप मुझे ऐसे पकड़ेंगे और 72 घंटे के अंदर उनको आला अदालत बाहर भी भेज देगी, तो कहेंगे आप मुझे पकड़ेंगे तो यही होगा ना। इसी तरह जब कोई जर्नलिस्ट मारा जाएगा और कोई नून लीग से ये कह दे कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत तकलीफ़ दे रवैया रखा है सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त करने के हवाले से। ये उसी की एक छोटी सी झलक है। आदत हो गई है वैसे ऐसे मनाजिर देखने की, लेकिन जब तक देखें उनको बुरा कहना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।